आज रात हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड की बात करते हैं तो वे एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे होते हैं जो लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के पार फैला हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात है जो आपको चौंका देगी, सिर्फ इसलिए कि हम इसे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हमने वास्तव में इसे देखा है। बिल्कुल भी नहीं। इस यात्रा के अंत तक आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमने कितना कुछ मिस किया है और क्यों ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमारे लिए अदृश्य बना हुआ है। अगर आपको यह खोज दिलचस्प लगती है तो एक लाइक या सब्सक्राइब वाकई में चैनल को बढ़ाने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप किसी साफ शाम को रात के आकाश की ओर देखते हैं, शहर की रोशनी से दूर, मान लीजिए लद्दाख की ठंडी रात में या नैनीताल की पहाड़ियों पर, तो आपको क्या लगता है आप कितने तारे देख सकते हैं? एकदम सही परिस्थितियों और एकदम सही दृष्टि के साथ मानव आंख पूरे आकाश में लगभग 9000 अलग अलग तारे देख सकती है। अब इसे समझिए, हमारी आकाश गंगा में अकेले कहीं 100 अरब से लेकर 400 अरब तारे हैं। आप अपनी खुद की आकाश गंगा के तारों का लगभग 0.000002% देख रहे हैं। अब इस विचार को और आगे बढ़ाइए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में लगभग 2 खरब आकाश गंगाएं हैं और हर एक में अरबों या खरबों तारे हैं। तारों की कुल संख्या का अनुमान लगभग 200 अरब खरब लगाया गया है और हम अपनी आंखों से उनमें से 9000 देख सकते हैं। यह आपको उस पैमाने का एहसास देता है जिससे हम निपट रहे हैं। लेकिन जब हम विशेष रूप से आकाश गंगाओं के बारे में बात करते हैं तो यह और दिलचस्प हो जाता है। जबकि अलग अलग तारे गिनने के लिए बहुत अधिक हैं, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड की मूल संरचनाएं हैं। वे तारों के शहर हैं, ब्रह्मांडीय वास्तुकला के निर्माण खंड हैं। यहीं से चीजें अजीब हो जाती हैं। हम जानते हैं कि सावधानीपूर्वक अवलोकन और गणितीय अनुमानों के आधार पर वहां लगभग 2 खरब आकाश गंगाएं हैं। लेकिन जो संख्या हमने वास्तव में विस्तार से देखी है वह 2025 तक। सबसे व्यापक आकाश गंगा सर्वेक्षणों ने कहीं 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ आकाश गंगाओं को सूचीबद्ध किया है। चलिए उदार बने और कहें 5 करोड़। यह सभी आकाश गंगाओं का लगभग 0.0025% है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो हर एक आकाश गंगा के लिए जिसे हमने विस्तार से देखा है, लगभग 40,000 ऐसी हैं जिन्हें हमने अभी तक नहीं देखा है। अगर ब्रह्मांड 10 लाख किताबों वाली एक लाइब्रेरी हो तो हमने उनमें से लगभग 25 पढ़ी हैं और हम उन 25 किताबों के आधार पर पूरी कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों है। हमारे पास शक्तिशाली दूरबीनें हैं। हम सदियों से खगोल विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। जवाब कारकों के संयोजन पर निर्भर करता है। समय, तकनीक और कार्य का विशाल पैमाना। आकाश के आकार पर विचार करें। संपूर्ण खगोलीय गोला लगभग 41,000 वर्ग डिग्री को कवर करता है। हबल या जेम्स वेब जैसी सबसे शक्तिशाली दूरबीनें एक बार में पूरे आकाश को नहीं देखती, वे छोटे छोटे टुकड़ों को देखती हैं। प्रसिद्ध हबल अल्ट्रा डीप फील्ड पूरे आकाश के लगभग 1,30,00,000 भाग को कवर करने वाले क्षेत्र में लगभग 10,000 आकाश गंगाएं दिखाता है। अगर पूरा आकाश भारत के आकार का हो तो हबल अल्ट्रा डीप फील्ड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के एक टेनिस कोर्ट के आकार का होगा और हबल को उस एक छवि को कैप्चर करने में सैकड़ों घंटे का एक्सपोजर समय लगा। यही मूल समस्या है। धुंधली दूर की आकाश गंगाओं को देखने के लिए आपको एक स्थान पर लंबे समय तक घूरना पड़ता है। लेकिन आकाश बहुत बड़ा है, ऐसे लाखों टुकड़े हैं और हम उन्हें एक बार में केवल एक ही देख सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम भी इसी चुनौती का सामना करता है। इसरो की दूरबीनें भी आकाश के छोटे हिस्सों का अध्ययन करती हैं। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक मिलकर भी पूरे ब्रह्मांड को एक साथ नहीं देख सकते। समय की कमी है, संसाधनों की कमी है और सबसे बड़ी बात
आकाश इतना विशाल है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जब आप अगली बार रात के आकाश को देखें तो याद रखें, आप जो 9000 तारे देख रहे हैं वे आपकी अपनी आकाश गंगा के खरबों तारों में से बस एक झलक हैं, और वह आकाश गंगा 2 खरब आकाश गंगाओं में से सिर्फ एक है, और हमने उनमें से केवल 5 करोड़ को विस्तार से देखा है। बाकी सब अदृश्य है अभी तक। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब आइए बात करते हैं कि जब हम अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कहते हैं तो हमारा वास्तव में क्या मतलब होता है। यह शब्द लोगों को भ्रमित करता है क्योंकि ऐसा लगता है कि हम उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमने देखा है, लेकिन यह इसका मतलब नहीं है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां से बिग बैंग के बाद से प्रकाश को हम तक पहुंचने का समय मिला है। ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो बहुत दूर के क्षेत्रों से प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है। यहीं से यह मुश्किल हो जाता है। जब वह प्रकाश यात्रा कर रहा था तब ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। जब आप विस्तार के लिए लेखांकन करते हैं तो अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का किनारा हर दिशा में लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, जिससे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष के पार है। इस गोले के भीतर सब कुछ संभावित रूप से अवलोकन योग्य है। प्रकाश मौजूद है। हम सिद्धांत रूप में इतनी शक्तिशाली दूरबीनें बना सकते हैं कि यह सब कुछ देख सकें, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अप्रकाशित रहता है। प्रकाश अब भी पृथ्वी के पास से गुजर रहा है, लेकिन हमने अभी तक इसे कैप्चर नहीं किया है। यही मेरा मतलब है अदृश्य ब्रह्मांड से। यह हमारी देखने की क्षमता से परे कोई रहस्यमय अंधेरा क्षेत्र नहीं है। यह बस वह हिस्सा है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है। मुझे आपको एक विशिष्ट उदाहरण देने दीजिए। 2025 में जेम्स वेब का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में छोटी आकाश गंगाओं के 1700 से अधिक समूहों की खोज की घोषणा की, बिग बैंग के 1 अरब साल से भी कम समय बाद। वे अविश्वसनीय रूप से दूर और धुंधली हैं। वेब से पहले हम नहीं जानते थे कि ये आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इन आकाश गंगाओं से प्रकाश 13 अरब वर्षों से अधिक समय से यात्रा कर रहा है। जब मनुष्य विकसित हुए और सभ्यताओं का निर्माण किया तो यह अनगिनत बार पृथ्वी के पास से गुजरा, लेकिन हमने इसे नहीं देखा क्योंकि हमारे पास सही दिशा में इंगित पर्याप्त संवेदनशील इंफ्रारेड दूरबीनें नहीं थीं। यह खोज कुछ आश्चर्यजनक प्रकट करती है। ये छोटी आकाश गंगाएं ब्रह्मांड को फिर से आयनित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती प्रतीत होती हैं। एक महत्वपूर्ण चरण जब पहले तारे बने और उनके विकिरण ने अंतरिक्ष को भरने वाली हाइड्रोजन गैस को आयनित किया। इससे पहले खगोलविदों ने सोचा कि बड़ी आकाश गंगाएं जिम्मेदार थीं, लेकिन वेब के अवलोकन बताते हैं कि छोटी धुंधली आकाश गंगाएं मुख्य चालक रही होंगी। यह दिखाता है कि हमने जो नहीं देखा है वह सिर्फ ज्यादा नहीं है, इसमें आश्चर्य हैं जो हमारी समझ को चुनौती देते हैं। इस बारे में संक्षेप में बात करते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे। 1900 की शुरुआत में हम नहीं जानते थे कि हमारे अपने से परे आकाश गंगाएं मौजूद हैं। खगोलविदों ने नेबुला नामक धुंधले धब्बे देखे, लेकिन नहीं जानते थे कि वे क्या थे। 1920 में इस बारे में एक प्रसिद्ध बहस हुई कि क्या ये सर्पिल नेबुली मिल्की वे के भीतर छोटी वस्तुएं थीं या दूर की द्वीप ब्रह्मांड। फिर 1923 में एडविन हबल ने एंड्रोमेडा नेबुला में अलग अलग तारों को हल किया और इसकी दूरी लगभग 9 लाख प्रकाश वर्ष मापी। इससे साबित हुआ कि एंड्रोमेडा एक अलग आकाश गंगा थी। अचानक ब्रह्मांड बहुत बड़ा हो गया। 1990 के दशक में डिजिटल क्रांति आई, जिसमें सीसीडी कैमरे फिल्म की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील थे। स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे ने 2025 तक लगभग 20 लाख आकाश गंगाओं के लिए स्पेक्ट्रा प्राप्त किया, जो दूरी और गुणों के बारे में
विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, लेकिन SDSS ने केवल आकाश के लगभग 1/3 हिस्से को कवर किया और इसकी गहराई सीमित थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया। हजारों धुंधली आकाश गंगाओं को प्रकट करने वाली गहरी फील्ड छवियों के साथ हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी। हबल अवलोकनों के आधार पर खगोलविदों ने शुरू में 100 अरब से 200 अरब आकाश गंगाओं का अनुमान लगाया। फिर 2016 में गणितीय मॉडलिंग का उपयोग करते हुए उन्होंने अनुमान को लगभग 2 खरब आकाश गंगाओं में संशोधित किया। यह पहले की तुलना में 10 गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि हबल सबसे धुंधली, सबसे दूर की आकाश गंगाओं को नहीं देख सका। जब खगोलविदों ने सांख्यिकीय रूप से इनका हिसाब लगाया तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड में हमने जितनी देखी थीं उससे कहीं अधिक आकाश गंगाएं हैं। तो याद रखें, अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का मतलब वह नहीं है जो हमने देखा है। इसका मतलब है वह जो हम देख सकते हैं अगर हमारे पास पर्याप्त समय, पर्याप्त दूरबीनें और पर्याप्त धैर्य हो। और वह क्षेत्र 93 अरब प्रकाश वर्ष के पार फैला हुआ है, जिसमें 2 खरब आकाश गंगाएं हैं, लेकिन हमने उनमें से केवल 5 करोड़ को विस्तार से देखा है। बाकी अदृश्य ब्रह्मांड है। चैप्टर 3 द सर्वे प्रॉब्लम व्हाई सो लिटिल। अब आइए गहराई से जानें कि हमने ब्रह्मांड का इतना कम हिस्सा क्यों देखा है। यह केवल तकनीक की बात नहीं है, यह समय, संसाधनों और शुद्ध पैमाने का मामला है। पहली बात, प्रौद्योगिकी और रिजोल्यूशन का मुद्दा है। सभी अवलोकन समान नहीं बनाए गए हैं। आप एक आकाश गंगा का पता लगा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आप देख सकते हैं कि कुछ है, आपकी छवि में प्रकाश का एक धुंधला धब्बा। लेकिन इसका पता लगाना और विस्तार से इसे देखना बहुत अलग चीजें हैं। पता लगाना आपको बता सकता है कि एक आकाश गंगा मौजूद है और मोटे तौर पर यह कहाँ है। लेकिन उस आकाश गंगा को वास्तव में समझने के लिए उसकी दूरी, उसकी संरचना, उसकी उम्र, उसकी संरचना जानने के लिए आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता होती है। आपको इसके प्रकाश को घटक तरंग दैर्ध्य में विभाजित करने और पैटर्न का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में समय लगता है, बहुत समय। स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे, जो वर्षों तक चला और अब तक बनाए गए आकाश गंगाओं के सबसे व्यापक नक्शों में से एक का निर्माण किया, ने लगभग 20 लाख आकाश गंगाओं के लिए स्पेक्ट्रा प्राप्त किया। 20 लाख प्रभावशाली लगता है जब तक कि आप याद नहीं करते कि कुल मिलाकर 2 खरब आकाश गंगाएं हैं। यह 0.1% है। सभी आकाश गंगाओं का 10 में से 1% स्पेक्ट्रोस्कोपिक रूप से विश्लेषण किया गया है। अधिकांश जो हम देखे गए आकाश गंगाओं के रूप में गिनते हैं वे फोटोमेट्रिक डिटेक्शन हैं, व्यापक इमेजिंग, जहां हम देख सकते हैं कि कुछ है और शायद माप सकते हैं कि यह कितना उज्जवल है और यह किस रंग का दिखाई देता है। लेकिन हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। इसे इस तरह सोचें, कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर सभी शहरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोमेट्रिक डिटेक्शन रात में एक शहर के ऊपर उड़ने और रोशनी देखने जैसा है। आप जानते हैं कि वहां एक शहर है। आप मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है इस आधार पर कि आप कितनी रोशनी देखते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि इमारतें कैसी दिखती हैं, लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, संस्कृति क्या है, कौन से उद्योग अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। इसके लिए आपको उतरने, घूमने, लोगों से बात करने, विस्तार से जगह का अध्ययन करने की आवश्यकता है। वह स्पेक्ट्रोस्कोपी है और हमने केवल 2 खरब में से लगभग 20 लाख शहरों के विस्तृत जमीनी दौरे के बराबर किया है। बाकी सिर्फ हवाई जहाज से दिखाई देने वाली रोशनी है। तीसरा, दूरी और धुंधलापन का मुद्दा है। ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूर की आकाश गंगाओं से प्रकाश यात्रा के दौरान फैलता है एक घटना जिसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। एक आकाश गंगा जितनी दूर है उसका प्रकाश लंबी तरंग दैर्ध्य में उतना ही अधिक रेड शिफ्ट होता है। बहुत दूर की आकाश गंगाओं ने अपना प्रकाश इंफ्रारेड में इतनी दूर स्थानांतरित कर दिया है
कि ऑप्टिकल दूरबीनें उन्हें बिल्कुल नहीं देख सकती हैं। आपको जेम्स वेब जैसी इंफ्रारेड दूरबीनों की आवश्यकता है, और तब भी प्रकाश अविश्वसनीय रूप से धुंधला है, केवल मुट्ठी भर फोटॉन तक कम हो गया है। उन्हें पता लगाने के लिए लंबे एक्सपोजर समय और अत्यधिक संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। अब समय कारक के बारे में बात करते हैं। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड का उदाहरण लें। इस एक छवि को कैप्चर करने में सैकड़ों कक्षाओं में फैले 11 दिनों से अधिक के कुल एक्सपोजर समय की आवश्यकता थी। हबल 1 घंटे के लिए आकाश के उसी पैच को इंगित करेगा, फिर अन्य अवलोकन करने के लिए दूर चला जाएगा, फिर वापस आएगा और उसी पैच को फिर से इंगित करेगा। सैकड़ों एक्सपोजर को संयोजित करने के बाद परिणामी छवि ने आकाश गंगाओं को इतना धुंधला कर दिया कि वे पृष्ठभूमि शोर से केवल कुछ फोटॉन ऊपर थीं। अब इसे पूरे आकाश से गुणा करें। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की गहराई तक पूरे आकाश का निरीक्षण करने के लिए लगभग 1 करोड़ समान अवलोकनों की आवश्यकता होगी। अगर प्रत्येक में 11 दिन लगते हैं तो आप 10 करोड़ दिनों से अधिक के दूरबीन समय को देख रहे हैं। यह लगभग 3 लाख साल है। जाहिर है, हम 3 लाख वर्षों के लिए एक ही परियोजना के लिए एक दूरबीन समर्पित नहीं कर सकते। भले ही हमने सैकड़ों हबल श्रेणी की दूरबीनें बनाई और उन सभी को एक साथ चलाया, फिर भी इसमें हजारों साल लगेंगे। यह मूलभूत बाधा है। अदृश्य ब्रह्मांड काफी हद तक अदृश्य है क्योंकि हमारे पास इसे सब देखने का समय नहीं है। दूरबीन समय का भी मुद्दा है। केवल मुट्ठी भर विश्व स्तरीय दूरबीनें हैं जो धुंधली दूर की आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम हैं। वे अवलोकन समय के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा के साथ लगातार मांग में हैं। हर चीज का निरीक्षण करने के लिए वर्ष में पर्याप्त दूरबीनें और घंटे नहीं हैं। धुंधली वस्तुओं को देखने की एक और चुनौती है। दूर की आकाश गंगाएं अविश्वसनीय रूप से धुंधली दिखाई देती हैं। उनका प्रकाश एक हमेशा बढ़ते हुए गोले पर फैलता है। जब तक यह हम तक पहुंचता है, तब तक एक दूर की आकाश गंगा हमारी दूरबीन से टकराने वाले प्रति सेकंड केवल कुछ फोटॉन उत्सर्जित कर सकती है। इस तरह की धुंधली वस्तुओं का पता लगाने के लिए लंबे एक्सपोजर समय, प्रकाश प्रदूषण से मुक्त अंधेरा आकाश, न्यूनतम चांदनी और एकदम सही वायुमंडलीय स्थिति की आवश्यकता होती है। भारत में हनले वेधशाला और माउंट आबू जैसी जगहें इन स्थितियों को प्रदान करती हैं, लेकिन फिर भी ये दुर्लभ और कीमती अवलोकन विंडो हैं। ब्रह्मांडीय धूल भी है। हमारी मिल्की वे में धूल दूर की वस्तुओं से प्रकाश को अवरुद्ध करती है। आकाश का लगभग 10 से 20% मिल्की वे की डिस्क द्वारा अस्पष्ट है, एक क्षेत्र जिसे परिहार का क्षेत्र कहा जाता है। हम ऑप्टिकल तरंग दैर्ध्य पर इसके माध्यम से दूर की आकाश गंगाओं को नहीं देख सकते। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का लगभग 10 से 20% हमारी अपनी आकाश गंगा में धूल द्वारा छिपा हुआ है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह एक ज्यामितीय समस्या है। हम एक धूल भरी आकाश गंगा के अंदर रहते हैं। अगर हम बाहर से देख रहे होते तो यह सब कुछ दिखाई देता, लेकिन हम अंदर फंसे हुए हैं। तो जब आप सोचते हैं कि हमने ब्रह्मांड का कितना कम हिस्सा देखा है, तो याद रखें, यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त शक्तिशाली दूरबीनें नहीं हैं। यह इसलिए है क्योंकि आकाश विशाल है, समय सीमित है, संसाधन सीमित हैं और कार्य लगभग असीम रूप से बड़ा है। हमने 5 करोड़ आकाश गंगाओं को देखा है। 2 खरब मौजूद हैं। यह 0.00025% है। बाकी 99.9975% अदृश्य ब्रह्मांड है, और यह इसी तरह रहेगा, कम से कम हमारे जीवन काल के लिए। चैप्टर 4 What makes up the invisible। अब तक हमने यह समझ लिया है कि हमने ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा ही देखा है, लेकिन एक और, शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। जो कुछ हमने नहीं देखा वह आखिर है क्या? क्या वह बस उन्हीं आकाश गंगाओं की नकल है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, बस और दूर और ज्यादा धुंधली?
या फिर अदृश्य ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो हमारी मौजूदा तस्वीर से बिल्कुल अलग है। सच यह है कि हमारा अवलोकन पक्षपाती है। हम वही देखते हैं जिसे देखना आसान है। उज्ज्वल, बड़े, भारी और सक्रिय आकाश गंगाएं हमारी दूरबीनों में सबसे पहले आती हैं। एक विशाल दीर्घवृत्ताकार आकाश गंगा जिसमें खरबों तारे हैं, उसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर से भी पकड़ना अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन एक छोटी बौनी आकाश गंगा जिसमें कुछ 100 मिलियन तारे हों, वही दूरी तय करते हुए लगभग गायब हो जाती है। यहीं से अदृश्य ब्रह्मांड का पहला बड़ा घटक सामने आता है, बौनी आकाश गंगाएं। हम अपने स्थानीय समूह को देखें, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और उनके आसपास की आकाश गंगाएं शामिल हैं, तो लगभग 80 जात सदस्य हैं और उनमें से अधिकांश बौनी आकाश गंगाएं हैं। यानी हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में भी बड़े और प्रभावशाली ढांचों की तुलना में छोटे और धुंधले ढांचे कहीं ज़्यादा आम हैं। कुछ बौनी आकाश गंगाएं इतनी फीकी होती हैं कि पूरी आकाशगंगा की चमक एक अकेले उज्ज्वल तारे से भी कम हो सकती है। इन्हें अल्ट्राफेंट ड्वार्फ गैलेक्सी कहा जाता है। आज हम अपने आसपास लगभग 60 ऐसी आकाश गंगाओं को जानते हैं, लेकिन सैद्धांतिक मॉडल बताते हैं कि अकेली मिल्की वे के चारों ओर ही सैकड़ों या हजारों ऐसी बौनी आकाश गंगाएं होनी चाहिए, और यह तो सिर्फ हमारा पड़ोस है। अगर यही अनुपात पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है तो 2 खरब आकाश गंगाओं में से अधिकांश छोटी, फीकी, बौनी आकाश गंगाएं होंगी, इतनी धुंधली कि अरबों प्रकाश वर्ष की दूरी पर वे लगभग अदृश्य हो जाती हैं। लेकिन अदृश्य ब्रह्मांड सिर्फ छोटे आकार का नहीं है, इसमें एक और अजीब श्रेणी है। ऐसी आकाश गंगाएं जो आकार में बड़ी हैं लेकिन चमक में नहीं। इन्हें लो सरफेस ब्राइटनेस और अल्ट्रा डिफ्यूज गैलेक्सी कहा जाता है। ये आकाश गंगाएं फैलाव में मिल्की वे जितनी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इनमें तारे इतने कम और इतने फैले हुए होते हैं कि वे पृष्ठभूमि से अलग ही नहीं दिखती। ये आकाश गंगाएं हमेशा से मौजूद थीं, लेकिन हमने उन्हें हाल ही में पहचाना है, क्योंकि हमारी दूरबीनें और इमेज प्रोसेसिंग तकनीकें अब जाकर इतनी संवेदनशील हुई हैं कि वे इन बेहद हल्के पैटर्न को पकड़ सकें। कुछ अल्ट्रा डिफ्यूज आकाश गंगाएं 2015 के बाद ही पहचानी गईं, और जैसे जैसे हम खोजते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि ये नई बनी हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमेशा हमारे सामने थीं, लेकिन हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे। अदृश्य ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा बहुत दूर भी है, इतनी दूर कि उसका प्रकाश इतना खिंच चुका है कि वह हमारी पारंपरिक दूरबीनों के लिए लगभग अनुपयोगी हो जाता है। यही वह क्षेत्र है जहां जेम्स वेब जैसी इंफ्रारेड दूरबीनों ने पहली बार हमें अतीत की झलक दिखाई है, ब्रह्मांड के उस दौर की जब पहली आकाश गंगाएं बन रही थीं। वे छोटी थीं, अव्यवस्थित थीं और हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक संख्या में थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि ब्रह्मांड का शुरुआती विकास हमारी पुरानी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा जटिल रहा है। और फिर कुछ आकाश गंगाएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे हमारे रास्ते में छिपी हुई हैं। हमारी अपनी मिल्की वे की धूल आकाश के एक बड़े हिस्से को ढक देती है। इसे परिहार का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र के पीछे लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं, लेकिन ऑप्टिकल प्रकाश में वे हमसे पूरी तरह छुपी हुई हैं। इनमें से कुछ को हमने रेडियो और इंफ्रारेड तरंगों में पकड़ा है। ड्विंगेलू 1 जैसी आकाश गंगा, जो केवल 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, ने उन 90 के दशक तक हमारी नजरों से ओझल रही। अगर इतनी पास की आकाश गंगा छिपी रह सकती है, तो सोचिए ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों में क्या क्या छुपा होगा। यह सब मिलकर एक तस्वीर बनाता है। अदृश्य ब्रह्मांड खाली नहीं है, यह उसी ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा है। बस ऐसा हिस्सा जो छोटा है, धुंधला है, फैला हुआ है या हमारे रास्ते में छिपा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम जो नहीं देख रहे हैं वह केवल संख्या में ज्यादा नहीं है, वह प्रकार में भी अलग है। यही कारण है कि अदृश्य ब्रह्मांड हमें लगातार चौंकाता रहता है
और यही कारण है कि यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। चैप्टर 5 द डिटेक्शन चैलेंज। अब तक हम यह समझ चुके हैं कि अदृश्य ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है। वह तारों, आकाश गंगाओं और संरचनाओं से भरा हुआ है, जिन्हें हम या तो देख नहीं पाए हैं या सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन अब एक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर यह सब वहां मौजूद है तो हम इसे पकड़ क्यों नहीं पाते? यह अध्याय उसी असली संघर्ष के बारे में है। देखने की कोशिश और न देख पाने की सीमा के बीच का संघर्ष। सबसे पहले धरती से देखने की समस्या को समझना जरूरी है। हम एक आदर्श पर्यवेक्षक नहीं हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल के नीचे रहते हैं, जो हमें जीवन देता है। लेकिन खगोल विज्ञान के लिए यह एक फिल्टर बन जाता है। वायुमंडल प्रकाश को मोड़ता है, हिलाता है और फैलाता है। यही कारण है कि तारे टिमटिमाते हैं। यही टिमटिमाहट दूर की आकाश गंगाओं की महीन संरचनाओं को धुंधला कर देती है। भले ही दूरबीन कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, धरती का वातावरण हमेशा तस्वीर को थोड़ा बिगाड़ देता है। इसके ऊपर एक और परत जुड़ जाती है, प्रकाश प्रदूषण। आधुनिक शहरों की रोशनी रात के आकाश को पूरी तरह काला नहीं होने देती। बहुत धुंधली आकाश गंगाएं इतनी कमजोर होती हैं कि शहर की एक स्ट्रीट लाइट से आने वाला बिखरा हुआ प्रकाश भी उन्हें निगल सकता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली वेधशालाएं रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ों या समुद्र के बीचों बीच बनाई जाती हैं। भारत में हनले जैसी जगहें इसलिए खास हैं क्योंकि वहां अंधेरा, ऊंचाई और स्थिर वातावरण एक साथ मिलता है। फिर भी ऐसी रातें दुर्लभ होती हैं। लेकिन मान लीजिए हम वायुमंडल से ऊपर चले जाएं, जैसे हबल या जेम्स वेब, तब भी समस्या खत्म नहीं होती। अंतरिक्ष में एक और दुश्मन मौजूद है, शोर। ब्रह्मांड पूरी तरह शांत नहीं है। कॉस्मिक रेज लगातार डिटेक्टरों पर टकराती हैं और झूठे संकेत पैदा करती हैं। हर सेंसर में एक प्राकृतिक डार्क करंट होता है, यानी बिना किसी प्रकाश के भी वह थोड़ा सा सिग्नल बनाता रहता है। अब कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी आकाश गंगा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिसका सिग्नल इस शोर से बस थोड़ा सा ही ऊपर है। यह देखना नहीं, बल्कि पहचानना है कि क्या असली है और क्या भ्रम। दूर की आकाश गंगाओं के साथ एक और चालाक समस्या जुड़ी होती है, रेड शिफ्ट। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, प्रकाश खिंचता जाता है। एक आकाश गंगा जिसने कभी पराबैंगनी प्रकाश छोड़ा था, उसका वही प्रकाश आज हमारे पास गहरे इंफ्रारेड के रूप में पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप गलत तरंग दैर्ध्य में देख रहे हैं, तो आकाश गंगा आपके सामने होते हुए भी गायब रहेगी। अदृश्य ब्रह्मांड का एक हिस्सा इसलिए अदृश्य है क्योंकि हम सही रंग में नहीं देख रहे होते। और फिर आती है चयन पूर्वाग्रह की समस्या। हमारी सर्वेक्षण रणनीतियां स्वाभाविक रूप से पक्षपाती होती हैं। उज्ज्वल चीजें पहले दिखती हैं, बड़े ढांचे पहले पकड़े जाते हैं। जो आकाश गंगाएं ज्यादा तारे बना रही हैं, वे हमारी सूची में जल्दी आ जाती हैं। नतीजा यह होता है कि जो तस्वीर हमारे पास बनती है, वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह ऐसे है जैसे आप किसी जंगल का अंदाजा सिर्फ सबसे ऊंचे पेड़ों को देखकर लगाएं और यह भूल जाएं कि जमीन के पास झाड़ियां और घास कहीं ज्यादा हैं। डाटा की समस्या भी उतनी ही गहरी है। आधुनिक दूरबीनें हर रात टेराबाइट्स में जानकारी इकट्ठा करती हैं। लाखों आकाश गंगाएं पहले से ही सर्वेक्षणों के आर्काइव में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें किसी इंसान ने विस्तार से देखा ही नहीं है। हर एक धुंधले धब्बे को पहचानने, वर्गीकृत करने और सत्यापित करने में समय लगता है। मशीन लर्निंग मदद करती है, लेकिन वह भी सीमित है। एल्गोरिदम वही ढूंढता है जिसे ढूंढना उसे सिखाया गया है। जो सचमुच नया है, वह अक्सर शोर समझकर नजरअंदाज हो जाता है। यहां एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। अदृश्य ब्रह्मांड सिर्फ इसलिए अदृश्य नहीं है क्योंकि वह दूर है, वह इसलिए भी अदृश्य है क्योंकि वह धीमा है। कुछ घटनाएं क्षणिक होती हैं, सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट, या किसी आकाश गंगा के केंद्र में अचानक भड़कता ब्लैक होल।
अगर आप उस समय नहीं देख रहे तो वह घटना हमेशा के लिए छूट जाती है। ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो घटता तो है लेकिन हमारे देखने से पहले ही खत्म हो जाता है। इन सभी बाधाओं को एक साथ जोड़िए, वायुमंडल, शोर, रेड शिफ्ट, पूर्वाग्रह, डाटा की बाढ़ और समय की कमी। तब यह साफ हो जाता है कि डिटेक्शन अपने आप में एक उपलब्धि है। हर एक आकाश गंगा जिसे हम स्पष्ट रूप से पहचान पाते हैं वह सैकड़ों असफल कोशिशों के बाद सामने आती है। इसलिए अदृश्य ब्रह्मांड कोई लापरवाही का परिणाम नहीं है, वह हमारी सीमाओं का आईना है। हम देखना चाहते हैं, हम खोज रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड का पैमाना और उसकी सूक्ष्मता हमें बार बार याद दिलाती है कि ज्ञान मेहनत से नहीं, धैर्य से मिलता है। और यही संघर्ष आगे हमें एक और स्तर पर ले जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग आकाश गंगाओं में नहीं बल्कि उनके बीच छिपी होती हैं। ऐसी संरचनाएं जिन्हें तभी समझा जा सकता है जब हम पूरे ब्रह्मांड को एक जाल की तरह देखें। यहीं से अगला अध्याय शुरू होगा। चैप्टर 6, स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन द इनविजिबल यूनिवर्स। अब तक हमने अदृश्य ब्रह्मांड को अलग अलग आकाश गंगाओं के रूप में समझा है, लेकिन इस अध्याय में एक और गहरा सच सामने आता है। ब्रह्मांड सिर्फ आकाश गंगाओं का संग्रह नहीं है, वह एक संरचना है, एक पैटर्न, एक ऐसा जाल जो तब दिखाई देता है जब हम अलग अलग बिंदुओं को नहीं बल्कि उनके बीच के रिश्तों को देखने की कोशिश करते हैं। जब खगोलविद ब्रह्मांड का बड़ा नक्शा बनाते हैं तो उन्हें एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है। आकाश गंगाएं समान रूप से फैली नहीं होती, वे लंबी लंबी धाराओं में जुड़ी होती हैं जिन्हें फिलामेंट कहा जाता है। ये फिलामेंट एक दूसरे से मिलकर गांठें बनाते हैं जिन्हें क्लस्टर कहा जाता है, और इनके बीच विशाल खाली क्षेत्र होते हैं, कॉस्मिक वॉइड्स। इस पूरे ढांचे को कॉस्मिक वेब कहा जाता है। यह कॉस्मिक वेब ब्रह्मांड की रीढ़ है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा अदृश्य है। फिलामेंट्स में मौजूद बहुत सी आकाश गंगाएं छोटी और धुंधली होती हैं। वॉइड्स में मौजूद आकाश गंगाएं अकेली होती हैं, दूर दूर बिखरी हुई। चूंकि हमारे सर्वेक्षण अक्सर घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर केंद्रित रहते हैं, इसलिए ये संरचनाएं लंबे समय तक हमारी नज़रों से बची रहीं। कुछ संरचनाएं तो इतनी विशाल हैं कि वे हमारी मौजूदा ब्रह्मांडीय समझ को ही चुनौती देती हैं। हाल के वर्षों में खोजी गई बिग रिंग जैसी संरचनाएं, जो 1 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक फैली हुई हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे पैटर्न मौजूद हो सकते हैं जिन्हें हमने पहले कभी सोचा ही नहीं था। ये संरचनाएं इसलिए अदृश्य थीं क्योंकि हमने कभी पर्याप्त बड़े पैमाने पर नक्शा ही नहीं बनाया था। आकाश गंगाएं तो दिख रही थीं, लेकिन उनका सामूहिक आकार हमारी आंखों से छूट गया था। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आकाश गंगाओं के भीतर नहीं बल्कि उनके बीच रहती हैं। जब आकाश गंगाएं क्लस्टर में एक दूसरे के करीब होती हैं तो उनके बीच तारे छूट जाते हैं। ये तारे किसी एक आकाश गंगा से बंधे नहीं होते, वे क्लस्टर के गुरुत्वाकर्षण में तैरते रहते हैं। इन्हें इंट्राक्लस्टर स्टार्स कहा जाता है। अनुमान है कि कुछ क्लस्टरों में कुल रोशनी का 10 से 40% हिस्सा इन्हीं भटके हुए तारों से आता है। ये तारे हमेशा से वहां थे, लेकिन क्योंकि वे किसी एक आकाशगंगा का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए लंबे समय तक अदृश्य बने रहे। अदृश्य संरचनाओं में एक और रहस्यमय तत्व है, टाइडल स्ट्रीम्स। जब छोटी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं के पास से गुजरती हैं तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें धीरे धीरे खींचकर लंबी धाराओं में बदल देता है। ये धाराएं आकाश में महीन धागों की तरह फैली होती हैं। मिल्की वे के आसपास भी ऐसी कई टाइडल स्ट्रीम्स मौजूद हैं जो बताती हैं कि हमारी आकाशगंगा ने अपने जीवन में कितनी छोटी आकाशगंगाओं को निगल लिया है। ये संरचनाएं बेहद धुंधली होती हैं और केवल हाल के वर्षों में ही हम इन्हें पहचान पाए हैं। कुछ चीजें इसलिए अदृश्य हैं क्योंकि वे स्थिर नहीं हैं। ब्रह्मांड में बहुत सी घटनाएं क्षणिक होती हैं, सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट या किसी आकाश गंगा के केंद्र में अचानक सक्रिय होता ब्लैक होल।
अगर हमारी दूरबीन उस समय उस दिशा में नहीं देख रही तो वह घटना घटकर खत्म हो जाती है, बिना किसी निशान के। हम जानते हैं कि ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक संख्या हमारी गिनती से कहीं अधिक हो सकती है। और फिर वॉइड्स हैं, ब्रह्मांड के सबसे शांत क्षेत्र। ये खाली नहीं हैं, लेकिन इतने विरल हैं कि वहां मौजूद आकाश गंगाएं आसानी से हमारी सूची से बाहर रह जाती हैं। इन वॉइड्स में पाई जाने वाली आकाश गंगाएं अक्सर अलग तरीके से विकसित होती हैं। वे कम टकराव झेलती हैं, धीरे बदलती हैं और इसलिए हमारे मौजूदा मॉडल से अलग व्यवहार कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमने उन्हें बहुत कम देखा है, उनकी कहानी अधूरी है। इन सभी संरचनाओं को जोड़कर देखें तो एक बात साफ होती है, अदृश्य ब्रह्मांड सिर्फ अधिक नहीं है, वह अलग है। वह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड को समझने के लिए सिर्फ गिनती काफी नहीं है। हमें पैटर्न देखने होंगे, रिश्ते समझने होंगे और यह स्वीकार करना होगा कि कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीजें वही होती हैं जो सीधे दिखाई नहीं देती। यहीं पर यह यात्रा एक और मोड़ लेती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हमने क्या नहीं देखा। सवाल यह है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा ऐसा क्यों है जो रोशनी के साथ ही बातचीत नहीं करता। और उसी अंधेरे में छिपा है अगला अध्याय। चैप्टर 7, द डार्क यूनिवर्स बियॉन्ड। अब तक जिस अदृश्य ब्रह्मांड की आगे हम बात कर रहे थे, वह ऐसी चीजों से बना था जो सिद्धांत रूप में देखी जा सकती हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त समय, सही तरंग दैर्ध्य और असीम धैर्य हो। लेकिन अब हम उस सीमा को पार करने जा रहे हैं जहां अदृश्य का मतलब सिर्फ अब तक न देखा गया नहीं रह जाता। यहां से अदृश्य का अर्थ बदल जाता है। यहां से शुरू होता है डार्क यूनिवर्स। जब खगोलविद ब्रह्मांड की सामग्री का हिसाब लगाते हैं तो एक अजीब सा सच सामने आता है। जो कुछ भी हम देखते हैं, तारे, ग्रह, गैस, धूल, आकाश गंगाएं, यहां तक कि हम खुद, वह पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ लगभग 5% है। बाकी 95% ऐसा है जो सीधे रोशनी के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करता। इसका पहला बड़ा हिस्सा है डार्क मैटर। डार्क मैटर कोई रहस्यमय धुंध नहीं है जो खाली जगह में तैर रही हो। यह हर आकाश गंगा के चारों ओर फैला हुआ है। यह एक अदृश्य ढांचा बनाता है जिसके ऊपर दृश्य ब्रह्मांड टिका हुआ है। जब आकाश गंगाएं घूमती हैं तो वे जितनी तेजी से घूमती हैं, वह केवल उनके दिखाई देने वाले द्रव्यमान से संभव नहीं होनी चाहिए। लेकिन वे टूटती नहीं हैं। कोई अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण उन्हें थामे हुए हैं। वही डार्क मैटर है। हम डार्क मैटर को देखते नहीं हैं, हम उसे महसूस करते हैं। आकाश गंगाओं की घूर्णन गति में, क्लस्टरों के व्यवहार में और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग में, जहां डार्क मैटर स्वयं प्रकाश को मोड़ देता है बिना खुद चमके। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाएं किसी ऐसी चीज से आकार ले रही हैं जो हमारी आंखों और दूरबीनों के लिए पूरी तरह अदृश्य है। और फिर आता है डार्क एनर्जी, शायद सबसे बड़ा रहस्य। 20वीं सदी के अंत में जब वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा बल्कि तेज हो रहा है, तो इसका कोई सीधा कारण नहीं मिला। इस त्वरित विस्तार के पीछे किसी अज्ञात ऊर्जा का होना जरूरी था। उसी को हम डार्क एनर्जी कहते हैं। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का लगभग 68% हिस्सा बनाती है। यह आकाश गंगाओं को दूर धकेल रही है, स्पेस टाइम को खींच रही है और धीरे धीरे ब्रह्मांड को और भी अकेला बना रही है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, दूर की आकाश गंगाएं हमारी पहुंच से बाहर जाती रहेंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे दूर हैं, बल्कि इसलिए कि उनके और हमारे बीच का अंतरिक्ष खुद फैलता जा रहा है। यहाँ एक गहरी बात समझनी बिल्कुल है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अदृश्य इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी तकनीक कमजोर है। वे अदृश्य हैं क्योंकि वे प्रकाश के नियमों का पालन ही नहीं करते। वे न चमकते हैं, न अवशोषित करते हैं, न प्रतिबिंबित करते हैं। अगर ब्रह्मांड एक किताब है तो यह उसका वह हिस्सा है जो स्याही से नहीं बल्कि खाली जगह से लिखा गया है।
इसका मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि हमने ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा देखा है, तो हम केवल आकाश गंगाओं की बात नहीं कर रहे। हम सचमुच उस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं जिसका अधिकांश हिस्सा हमारे देखने के औजारों से बाहर है। जिन 2 खरब आकाश गंगाओं की हम बात करते हैं, वे खुद भी उस 5% का हिस्सा हैं। उनके चारों ओर फैला अदृश्य ढांचा और उन्हें दूर भगाने वाली ऊर्जा, वह सब हमारी आंखों से परे है। यह विचार थोड़ा असहज है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां वास्तविकता का बड़ा हिस्सा अदृश्य है। हम उसके प्रभावों को महसूस करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप को नहीं जानते। हम समीकरण लिख सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, लेकिन सीधे उसे दिखा नहीं सकते। और शायद यही सबसे महत्वपूर्ण सबक है। अदृश्य ब्रह्मांड सिर्फ हमारी अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, वह हमारी जिज्ञासा का ईंधन है। क्योंकि अगर ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमारी आंखों से परे है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह समझ से परे है। इसका मतलब यह है कि कहानी अभी अधूरी है, और अब इस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्योंकि कुछ सीमाएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी तकनीक पार नहीं कर सकती, जहां देखने की क्षमता नहीं, बल्कि प्रकृति खुद एक दीवार खड़ी कर देती है। चैप्टर 8, टूल्स रिवीलिंग द इनविजिबल। अब तक की यात्रा में हमने यह स्वीकार कर लिया है कि ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा अदृश्य है, कभी हमारी सीमाओं की वजह से, कभी प्रकृति के नियमों की वजह से। लेकिन यह कहानी निराशा की नहीं है। यह अध्याय उस जिद की कहानी है जिसके सहारे इंसान ने बार बार अदृश्य को थोड़ा थोड़ा दृश्य में बदला है। हर पीढ़ी ने ऐसे औजार बनाए हैं जो देखने की हमारी सीमा को कुछ और आगे धकेल देते हैं। सबसे पहले बात आती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। वेब कोई साधारण दूरबीन नहीं है, यह समय में पीछे देखने की मशीन है। इसकी आंखें इंफ्रारेड में देखती हैं, वहां जहां ब्रह्मांड का शुरुआती प्रकाश आज पहुंचा है। वे आकाश गंगाएं जिनका प्रकाश अरबों वर्षों तक खिंचता रहा, जो दृश्य प्रकाश से फिसलकर इंफ्रारेड में चला गया, वेब के लिए पहली बार स्पष्ट हुई। इसी वजह से वेब ने हमें ब्रह्मांड के उस दौर की झलक दी जब पहली आकाश गंगाएं बन रही थीं, छोटी, अव्यवस्थित, लेकिन हमारी अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा संख्या में। वेब ने सिर्फ नई आकाश गंगाएं नहीं दिखाईं, उसने हमारी धारणाओं को भी हिलाया। हमने सोचा था कि शुरुआती ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं धीरे धीरे बनी होंगी, लेकिन वेब की तस्वीरों ने दिखाया कि बहुत सी आकाश गंगाएं अपेक्षा से कहीं ज्यादा परिपक्व थीं। इसका मतलब यह है कि अदृश्य ब्रह्मांड में छिपी चीजें केवल संख्या नहीं बढ़ाती, वे हमारे मॉडल बदल देती हैं। लेकिन वेब अकेला नहीं है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन एक अलग रणनीति लेकर आया है। जहां वेब गहराई में देखता है, यूक्लिड फैलाव में देखता है। उसका लक्ष्य है आकाश के विशाल हिस्सों को एक साथ मैप करना। अपने पहले ही वर्ष में यूक्लिड ने करोड़ों आकाश गंगाओं को सूचीबद्ध किया। आने वाले वर्षों में यह संख्या अरबों तक पहुंचेगी। यह हमें ब्रह्मांड की बड़ी संरचना को समझने में मदद करेगा। वह ढांचा जिसमें आकाश गंगाएं पिरोई हुई हैं, कुछ सबसे शक्तिशाली औजार इंसान ने नहीं बनाए हैं, वे प्रकृति ने खुद दिए हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग ऐसा ही एक उदाहरण है। जब कोई विशाल द्रव्यमान जैसे एक आकाश गंगा क्लस्टर किसी दूर की आकाश गंगा और हमारे बीच आ जाता है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देता है। यह एक प्राकृतिक आवर्धक की तरह काम करता है। इससे वे आकाश गंगाएं दिखाई देने लगती हैं जिन्हें हम सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं देख पाते। इस तरह ब्रह्मांड खुद हमारी मदद करता है, खुद को देखने में। भविष्य में आने वाले औजार इस यात्रा को और आगे ले जाएंगे। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी लॉन्चिंग अगले दशक में होने वाली है, हबल से 100 गुना बड़ा क्षेत्र एक साथ देख सकेगा। इसका मतलब है कि हम पहली बार गहराई और फैलाव के बीच की खाई को थोड़ा पाट पाएंगे। हम बड़े हिस्से को भी देखेंगे और उसे पर्याप्त गहराई तक भी। धरती पर भी क्रांति आ रही है।
चिली में बन रहा एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जिसका दर्पण 39 मीटर चौड़ा होगा, मानव इतिहास की सबसे बड़ी ऑप्टिकल आंख बनेगा। यह हमें ऐसी धुंधली वस्तुएं दिखाएगा जिन्हें आज की दूरबीनें सिर्फ शोर समझकर छोड़ देती हैं। और रेडियो खगोल विज्ञान में बन रहा स्क्वायर किलोमीटर एरे हाइड्रोजन गैस को मैप करेगा, उस कच्चे माल को जिससे भविष्य के तारे और आकाश गंगाएं बनेंगी। लेकिन यहाँ एक ईमानदार सच्चाई को स्वीकार करना जरूरी है। इन सभी औजारों के बावजूद हम सब कुछ नहीं देख पाएंगे। शायद हम 0.0025% से बढ़कर 1 या 2% तक पहुंच जाएं। यह एक विशाल छलांग होगी, लेकिन फिर भी अधिकांश ब्रह्मांड अदृश्य रहेगा। वजह वही है, समय सीमित है, आकाश असीम है, और फिर भी यही इस कहानी की सुंदरता है। हर नई दूरबीन, हर नया सर्वेक्षण हमें यह नहीं बताता कि हमने सब कुछ देख लिया है। वह हमें यह याद दिलाता है कि देखने लायक कितना कुछ बाकी है। अदृश्य ब्रह्मांड धीरे धीरे छोटा नहीं हो रहा, हमारी जिज्ञासा बड़ी हो रही है। और अब जब हमारे पास देखने के औजार हैं, अगला सवाल स्वाभाविक है। अगर हमने इतना कम देखा है, तो क्या हमने जीवन की खोज भी अब भी बस शुरू ही की है? यहीं से अगला अध्याय जन्म लेता है। चैप्टर 9, द सर्च फॉर लाइफ इम्प्लीकेशंस। अब तक हमने यह समझ लिया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमने उसका कितना छोटा हिस्सा ही देखा है। लेकिन इस अधूरी दृष्टि का एक और, शायद सबसे मानवीय परिणाम है। अगर हमने आकाश गंगाओं का इतना छोटा अंश देखा है, तो जीवन की खोज के बारे में हम वास्तव में क्या कह सकते हैं? अक्सर यह सवाल उठता है, अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हमें अब तक कोई और क्यों नहीं मिला? लेकिन इस सवाल में ही एक छिपी हुई गलती है। यह मान लिया जाता है कि हमने सच में देखा है, जबकि हकीकत यह है कि हमने लगभग देखा ही नहीं है। जब आप 2 खरब आकाश गंगाओं में से केवल 5 करोड़ को जानते हों, तो यह कहना कि हमने किसी को नहीं पाया ऐसा है जैसे समुद्र के एक गिलास पानी में मछली न मिलने पर पूरे महासागर को खाली घोषित कर देना। हर एक आकाश गंगा अरबों तारों से बनी होती है, और आज हम जानते हैं कि अधिकांश तारों के चारों ओर ग्रह होते हैं। केपलर और टेस जैसे मिशनों ने हमें दिखाया है कि ग्रह असामान्य नहीं बल्कि सामान्य हैं। चट्टानी ग्रह, गैसीय दानव और ऐसे ग्रह जो अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में घूमते हैं, ये सब हर जगह पाए जाते हैं। अब इस गणित को 2 खरब आकाश गंगाओं पर फैलाइए। संभावित रहने योग्य दुनियाओं की संख्या कल्पना से बाहर चली जाती है। यहाँ एक और सूक्ष्म बात है, जीवन शायद दुर्लभ न हो, लेकिन वह शांत हो सकता है। तकनीकी सभ्यताएं शायद बहुत तेजी से पैदा होती और मिट जाती हों, या वे ऐसे संकेतों का उपयोग करती हों जिन्हें हम खोज ही नहीं रहे। रेडियो सिग्नल जिन पर सेटी जैसी परियोजनाएं ध्यान देती हैं, ब्रह्मांड के इतिहास में एक बहुत छोटा समय खंड हो सकते हैं। अगर कोई सभ्यता कुछ हजार सालों के लिए रेडियो का उपयोग करती है, तो अरबों साल पुराने ब्रह्मांड में उससे चूक जाना लगभग तय है। और फिर दूरी की समस्या है। मान लीजिए किसी आकाश गंगा में अभी इसी क्षण कोई सभ्यता मौजूद है। उसका संकेत हम तक पहुंचने में लाखों या अरबों साल लेगा। जब वह संकेत पहुंचेगा तो वह सभ्यता शायद बदल चुकी होगी या खत्म हो चुकी होगी। हम हमेशा अतीत को सुनते हैं, वर्तमान से हमारा सीधा संपर्क संभव ही नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो फर्मी पैराडॉक्स कम और हमारी अपेक्षाओं का प्रतिबिंब ज्यादा लगता है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड से त्वरित उत्तर चाहते हैं जिसे धीरे धीरे खुलने के लिए बनाया गया है। हमने ब्रह्मांड की सतह को बस खुरचा है और हम चुप्पी को निष्कर्ष समझ रहे हैं। अदृश्य ब्रह्मांड जीवन के संदर्भ में एक और संभावना भी खोलता है। बहुत सी आकाश गंगाएं छोटी और धुंधली हैं। वे शायद अलग तरह से विकसित हुई हों, उनके तारे धीरे जले हों, उनके ग्रहों ने अरबों साल तक स्थिर वातावरण देखा हो। यह संभव है कि जीवन के लिए सबसे अनुकूल जगहें वही हों जिन्हें हमने अभी तक देखा ही नहीं है। यह सोच हमें निराश नहीं बल्कि आशावादी बनाती है।
हम अकेले हैं या नहीं, यह सवाल अभी समय से पहले है। हम अब भी खोज की शुरुआत में हैं। हमने अभी दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं है और यह मान लिया है कि कोई घर पर नहीं है। इसलिए जब हम जीवन की खोज में असफलता की बात करते हैं तो हमें ईमानदार होना चाहिए। असफलता तब होती है जब प्रयास पूरा हो जाए, और यहाँ तो प्रयास शुरू ही हुआ है। अदृश्य ब्रह्मांड में जीवन की संभावना कम नहीं बल्कि लगभग असीम है। बस हमारी दृष्टि अभी वहां तक पहुंची नहीं है, और यही विचार हमें अगले और भी गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते, तो क्या ब्रह्मांड में ऐसी सीमाएं भी हैं जिन्हें कोई भी सभ्यता कभी पार नहीं कर सकती? यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। चैप्टर 10, कॉस्मिक होराइजन्स एंड फंडामेंटल लिमिट्स। अब तक की इस पूरी यात्रा में एक मौन धारणा छिपी हुई थी। यह मान्यता कि अगर हमारे पास पर्याप्त समय हो, बेहतर तकनीक हो और असीम धैर्य हो, तो हम ब्रह्मांड को धीरे धीरे पूरी तरह देख सकते हैं। लेकिन इस अध्याय में हमें उस सीमा तक पहुंचना होगा जहां यह मान्यता खुद टूट जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो तकनीक की नहीं हैं। वे प्रकृति के नियमों से पैदा होती हैं। इसी सीमा को हम कॉस्मिक होराइजन कहते हैं। यह वह अंतिम रेखा है जिसके पार की चीजों को हम कभी नहीं देख सकते, न आज, न भविष्य में, न किसी भी सभ्यता द्वारा। ब्रह्मांड का विस्तार सिर्फ आकाश गंगाओं को दूर नहीं कर रहा, वह अंतरिक्ष को ही फैला रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ दूरस्थ क्षेत्र हमसे इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि वहां से निकलने वाला प्रकाश, चाहे वह कितनी भी देर तक यात्रा करे, कभी हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह प्रकाश धीमा है, बल्कि इसलिए कि उसके और हमारे बीच का अंतरिक्ष खुद उससे तेज फैल रहा है। आज के अनुमान के अनुसार यह कॉस्मिक होराइजन हमसे लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इस सीमा के भीतर जो कुछ भी है वह सैद्धांतिक रूप से देखने योग्य है, लेकिन इस सीमा के बाहर जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए अदृश्य रहेगा। वह हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा होते हुए भी हमारे लिए अस्तित्वहीन जैसा है। यह विचार थोड़ा असहज है। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां वास्तविकता का एक हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम कभी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं पा सकते। यह सिर्फ आज की सीमा नहीं है, यह स्थायी है। चाहे हम कितनी भी शक्तिशाली दूरबीनें बना लें, इस क्षितिज के पार की रोशनी हम तक कभी नहीं आएगी, और यह सीमा स्थिर भी नहीं है। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि जो आकाश गंगाएं आज हमारी अवलोकन योग्य सीमा के भीतर हैं, वे भी भविष्य में इस क्षितिज के पार जा सकती हैं। अरबों वर्षों बाद ब्रह्मांड और भी खाली दिखाई देगा। दूर दूर की आकाश गंगाएं एक एक करके दृश्य से गायब होती जाएंगी। भविष्य के किसी सभ्य खगोलविद के लिए ब्रह्मांड आज की तुलना में कहीं अधिक शांत और अकेला होगा। उनके पास न कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड होगा देखने के लिए, न दूर की आकाश गंगाओं की भीड़। उनके लिए ब्रह्मांड शायद छोटा और सरल लगे, जबकि हकीकत में वह उतना ही विशाल होगा, बस उनकी पहुंच से बाहर। अब इस विचार को और आगे बढ़ाइए। अगर ब्रह्मांड वास्तव में अनंत है, और कई मॉडल यही संकेत देते हैं, तो हम जो देख सकते हैं वह उस अनंत का एक अत्यंत छोटा अंश है। शून्य नहीं, लेकिन शून्य के करीब। एक ऐसा अंश जो कभी पूरा नहीं हो सकता। चाहे हम कितनी भी खोज कर लें, ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा हमेशा हमारे ज्ञान से बाहर रहेगा। यहाँ एक गहरी दार्शनिक बात छिपी है। विज्ञान अक्सर हमें सिखाता है कि सीमाएं अस्थायी होती हैं, लेकिन कॉस्मिक होराइजन हमें यह याद दिलाता है कि कुछ सीमाएं मौलिक होती हैं। वे हमारे प्रयासों का अपमान नहीं करती, वे हमें विनम्र बनाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि खोज व्यर्थ है। इसका मतलब यह है कि खोज का लक्ष्य सब कुछ जान लेना नहीं हो सकता। लक्ष्य यह समझना है कि हम कहाँ तक जान सकते हैं और क्यों, उससे आगे नहीं। और शायद यही ब्रह्मांड की सबसे ईमानदार शिक्षा है।
हम एक ऐसे सत्य में जी रहे हैं जो आंशिक है, एक ऐसे दृश्य में जिसका बड़ा हिस्सा हमेशा पर्दे के पीछे रहेगा। और इसी बिंदु पर यह यात्रा अपने अंतिम भावनात्मक मोड़ की ओर बढ़ती है, क्योंकि जब हमें अपनी सीमाओं का एहसास होता है तभी हम यह समझ पाते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है। यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। चैप्टर 11, द फिलोसॉफिकल वेट। अब तक की यह पूरी यात्रा आंकड़ों, दूरबीनों, आकाश गंगाओं और सीमाओं से भरी रही है, लेकिन अब इस बिंदु पर आकर सवाल बदल जाता है। यह अब सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। हमने क्या सीखा और इसका हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर पड़ता है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां जानकारी हर जगह है। हमारी जेबों में मौजूद उपकरण हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम लगभग सब कुछ जान सकते हैं। हर सवाल का जवाब एक खोज की दूरी पर लगता है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड की ओर देखते हैं तो यह आत्मविश्वास चुपचाप टूटने लगता है। 2 खरब आकाश गंगाओं के सामने, जिनमें से हमने केवल एक अंश को देखा है, हमारा ज्ञान अचानक बहुत छोटा लगने लगता है। अदृश्य ब्रह्मांड हमें यह याद दिलाता है कि अज्ञान कोई असफलता नहीं है, वह एक अवस्था है। विज्ञान का इतिहास यही बताता है कि हर बार जब हमने सोचा कि तस्वीर पूरी हो गई है, किसी नई खोज ने उसे और बड़ा बना दिया। क्वासार, न्यूट्रॉन तारे, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी निश्चितता को तोड़कर आगे बढ़े। यह एहसास असहज हो सकता है। हमारा मन पूर्णता चाहता है, वह स्पष्ट उत्तर चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड हमें सिखाता है कि वास्तविकता अक्सर अधूरी होती है और यही उसकी सुंदरता है। अगर सब कुछ पहले से जाना हुआ होता तो खोज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अदृश्य ब्रह्मांड विनम्रता सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम केंद्र में नहीं हैं, न स्थान के केंद्र में, न समय के, न ज्ञान के। हम एक छोटे से ग्रह पर एक सामान्य तारे के चारों ओर घूमते हुए एक साधारण आकाशगंगा के किनारे रहते हैं। और फिर भी हम सवाल पूछ सकते हैं। यही हमारी विशेषता है। यहाँ एक और गहरी परत है। अदृश्य ब्रह्मांड हमें डराता नहीं बल्कि जोड़ता है। जब हम समझते हैं कि हम कितना कम जानते हैं तो हम ज्यादा सुनना सीखते हैं, ज्यादा देखना सीखते हैं और शायद ज्यादा धैर्य रखना भी सीखते हैं। यह दृष्टि हमें केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि बेहतर इंसान भी बनाती है। और यह केवल दूर की आकाश गंगाओं तक सीमित नहीं है। यह सोच हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतरती है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, सब कुछ समझ नहीं सकते, तब हम अनिश्चितता के साथ जीना सीखते हैं। ब्रह्मांड हमें यह अभ्यास कराता है, धीरे, शांत तरीके से। शायद यही कारण है कि खगोल विज्ञान सिर्फ एक विज्ञान नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। रात के आकाश को देखना हमें छोटे होने का एहसास देता है, लेकिन महत्वहीन होने का नहीं, क्योंकि उसी छोटेपन के भीतर यह क्षमता छिपी है कि हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोच सकें। और अंत में यह विचार सबसे गहरा है। ब्रह्मांड हमें कुछ छुपाकर नहीं रख रहा, वह बस हमें याद दिला रहा है कि हर कहानी अधूरी होती है और शायद यही अधूरापन ही हमारी यात्रा को आगे बढ़ाता है। चैप्टर 12, द ब्यूटी ऑफ द अननोन। अब जब यह यात्रा अपने अंत के करीब पहुंचती है तो एक आखिरी दृश्य हमारे सामने ठहर जाता है। वही रात का आकाश, वही तारे, वही शांति। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम उसे पहले जैसा नहीं देख सकते। अब हमें पता है कि हम जो देखते हैं वह कहानी नहीं है, वह सिर्फ प्रस्तावना है। हर एक आकाशगंगा जिसे हमने समझा है उसके पीछे हजारों ऐसी हैं जिनका नाम तक हमने नहीं लिया। हर एक तारा जिसे हमने मापा है उसके पीछे अनगिनत ऐसे हैं जिनकी रोशनी हम तक कभी पहुंची ही नहीं। ब्रह्मांड खाली नहीं है, वह हमारी जानकारी से भरा नहीं है। यह एहसास किसी असफलता का संकेत नहीं है, यह एक निमंत्रण है। विज्ञान अक्सर उत्तर खोजने की यात्रा के रूप में देखा जाता है,
लेकिन खगोल विज्ञान हमें कुछ और सिखाता है। यह सिखाता है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका पूरा उत्तर कभी नहीं मिलेगा, और फिर भी उन्हें पूछना जरूरी होता है, क्योंकि वही सवाल हमारी दिशा तय करते हैं। अदृश्य ब्रह्मांड हमें यह याद दिलाता है कि खोज का असली मूल्य मंजिल में नहीं, यात्रा में होता है। हर नई दूरबीन, हर नया सर्वेक्षण, हर नया मॉडल हमें यह नहीं बताता कि कहानी खत्म हो गई है। वह हमें यह बताता है कि कहानी कितनी बड़ी है। और शायद यही सबसे सुंदर बात है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो हमारी समझ से बड़ा है, कि वास्तविकता हमें चुनौती देती है, चुप कराती है और फिर सोचने पर मजबूर करती है। जब आप अगली बार रात के आकाश को देखें, चाहे वह किसी गांव की छत से हो, किसी पहाड़ी रास्ते से या शहर की रोशनी के बीच से, तो याद रखिए, आप सिर्फ तारे नहीं देख रहे, आप सीमाएं देख रहे हैं। और उन्हीं सीमाओं के पार एक ऐसा ब्रह्मांड है जो अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। हम शायद उसे कभी पूरा न देख पाएं, हम शायद उसे कभी पूरा न समझ पाएं, लेकिन हम देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अदृश्य ब्रह्मांड की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह हमें हमेशा आगे देखने की वजह देता है। और यही इस यात्रा का अंत नहीं है, यह बस एक ठहराव है।